एक पुराने जमाने का घर है। उस घर में एक और पुराने जमाने का लकड़ी का कमरा है। एक तरफ दीवार के पास रंग बिरंगी तारे, छोटे विभिन्न रंग के बल्ब और बल्ब से जुड़ा हुआ एक बड़ा पुराने दिनों के पब्लिक टेलीफोन जैसा एक अजीब सा डिब्बा। उस घर में द्वारकानाथ नाम का एक व्यक्ति रहता है। उस गांव के एक अमीर आभूषण की दुकान के मालिक मंगल पवार का बेटा लक्ष्मण पवार है। उसकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी। इकलौता बेटा होने के कारण घर के सभी लोगों द्वारा उससे अत्यधिक लाड़ प्यार से पाले जाने की वजह से वो ऐसा बन गया था। हालांकि लक्ष्मण का मानना है कि अपने पिता के बाद वो खुद ही अपनी संपत्ति और आभूषण की दुकान का वारिस बनेगा। वो अपने काम पर आने वाले नौकर और उसके पास रोज आकर दावत व मनोरंजन का आनंद लेने वाले निकम्मे दोस्तों के सामने डिंगे हाँकता था कि उसके काम संभालने के बाद वो ऐसी 10 और दुकानें खोलेगा। वे दोस्त भी लक्ष्मण कुमार को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहते, आहा ओ, तुम अपने पिता के बाद उनकी कमाई हुई संपत्ति से दोगुना कमाई कर सकते हो। तुम इतने मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी हो करके तारीफ करते हैं। काम करने वाले लोग उसके मुंह पर तारीफ करते लेकिन पीठ पीछे जाकर ठहाके मारकर हंसते। लक्ष्मण के बारे में सुनने के बाद द्वारकानाथ ने सोचा किसी भी तरह उसे बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे जाए। उसने कुछ लोगों को विशेष रूप से इसी काम के लिए भेजा और लक्ष्मण कुमार के पास यह बात पहुंचाई कि वो एक महान वैज्ञानिक है जिसने हाल ही में भविष्य में जाने वाली एक टाइम मशीन का आविष्कार किया और किसी बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र करने को कहा। जब इतने सारे लोग यह बात कर रहे थे तो लक्ष्मण ने भी सोचा क्यों न उसके पिताजी उसे हमेशा डांटते रहते हैं, तुम कब सुधरोगे? अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा भविष्य नहीं होगा। तो क्यों न एक बार भविष्य में जाकर देखा जाए कि वो कितने व्यवसाय करेगा और कैसा करेगा। यह सोचकर ब्रीफकेस में नोटों की गड्डियां भरकर द्वारकानाथ से मिलने निकल पड़ा। लक्ष्मण कुमार अपने हाथ में सोनों की अंगूठी ठीक करते हुए नोटों की गड्डियां वाले बैग को मजबूती से पकड़े हुए उस पुराने कमरे में दाखिल हुआ। वहां द्वारकानाथ एक वैज्ञानिक की तरह सफेद कोट पहने और चश्मा लगाए तैयार खड़ा था। जैसे ही लक्ष्मण कुमार ने कमरे में कदम रखा, द्वारकानाथ हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़े उस अजीब डिब्बे को रिपेयर करने का नाटक करने लगे। रंग बिरंगी लाइटें जल बुझ रही थी। लक्ष्मण इधर उधर देखते हुए, क्या आप ही साइंटिस्ट द्वारकानाथ जी है? क्या यही वो अद्भुत टाइम मशीन है? फिर थोड़ा संकोच करते हुए, देखने में तो यह हमारे कबाड़ वाले कमरे में पड़े पुराने इन्वर्टर जैसा लग रहा है। द्वारकानाथ ने चश्मे को नाक के ऊपर से सरकाते हुए कहा, अरे लक्ष्मण जी, रूप देखकर धोखा मत खाइए। इसका नाम है कालचक्र एक्सप्रेस। इसके अंदर की वायरिंग टेक्नोलॉजी इस दुनिया में किसी को नहीं पता। यह सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, यह आपके भविष्य को बदलने वाली सोने की खदान है। भविष्य को बदलने वाली खदान? यानी ये सच में मुझे भविष्य में ले जाएगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है द्वारकानाथ जी। मुझे चाहे जितने भी पैसे देने पड़े, इस मशीन को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक लाइव डेमो चाहिए। डेमो? अरे हाँ बिल्कुल, आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी तो भरोसा होगा। इधर आइए, इस कुर्सी पर बैठिए और फिर आवाज लगाए, नीरजा जी। नीरजा नाम की एक लगभग 35 वर्ष की महिला आई। ये महिला जब यहाँ 20 साल की उम्र थी तब अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। अब वो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनके अतीत में भेजा था, जहाँ ये अपने दादाजी से मिलकर 1 घंटे बात करके आई थी। आपके लिए, ताकि आपको विश्वास हो, मैंने एक बार फिर से पास में भेज के दिखाता हूँ। ऐसा कहकर उसने महिला को इशारा किया और वो डब्बे के पीछे चली गई। द्वारकानाथ ने मशीन पर लगे एक बड़े से लाल बटन को दबाया। अंदर बुरबुर की आवाज आई, एक छोटी सी लाइट जली। अब देखिए ये अतीत में कैसे दिखती थी। फिर एक घंटी दबाकर जोर से चिल्लाया, कम ऑन शो योर फेस, और डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर 20 साल की लड़की दिखाई दी। अभी तो आपने मुझे दादाजी के पास भेजा था, थोड़ी देर और बात करने देते ना। द्वारकानाथ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और दूसरी बटन दबा दिया। फिर से बर्र की आवाज आई और दरवाजा खोलते ही वो 20 साल की लड़की गायब हो गई और उसकी जगह पर 35 साल की महिला बाहर आई। यह देखकर लक्ष्मण बेहद आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मण जी, अब मैं आपको अतीत में ले चलता हूँ, बस 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए।
अरे भाई, मैं अतीत में जाकर क्या करूंगा? मैं तो भविष्य में जाना चाहता हूँ। कल किसी शेयर की कीमत बढ़ेगी, किस लॉटरी का नंबर पर करोड़ों का इनाम लगेगा, ये भी जानना है ना। मुझे भविष्य में ले चलिए। द्वारकानाथ ने मनी मन सोचते हुए कहा। आपका लालच ही मेरा निवेश है। और ऊपर से कहते हुए कहा, आपकी इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, अब मैं फ्यूचर गियर डाल रहा हूँ। आप मशीन के पास जाइए और मजबूती से आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही लक्ष्मण ने आंखें बंद की, द्वारकानाथ ने टेबल के नीचे से कल ही लाया हुआ लेटेस्ट मॉडल का आईफोन, एक छोटी टोकरी जितनी बड़ी नोट निकाली। कमरे की लाइटें बंद करके उसने केवल छोटी सी नीली लाइट ऑन कर दी। कहीं से धीमी म्यूजिक बजने लगी। लक्ष्मण जी, अब आंखें खोलिए। हम 20 साल आगे भविष्य में आ चुके हैं, यानी नाउ वी आर इन 2046। लक्ष्मण ने आंखें खोल दी और नीले लाइट की सेटिंग देखकर हैरान होते हुए बोला, अरे वाह, सब कुछ कितना जादुई और डिजिटल लग रहा है। और आपके हाथ में कौन सा फोन है? सर, यह भविष्य में आने वाला आईफोन 50 है, जो अभी मार्केट में नहीं आया है। और इस नोट को देखिए, भविष्य में कैसी है। 5000 का नोट है। लक्ष्मण खुशी से झूमते हुए, अद्भुत द्वारकानाथ जी, आप महान हैं। अगर यह मशीन मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसकी कीमत क्या है? उसने एक व्यापारी के अंदाज में पूछा। चूंकि आप इस मशीन को ढूंढते हुए विशेष रूप से आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए केवल 50 लाख पे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस मशीन में एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या है? ज्यादा घबराने की बात नहीं है सर। यह मशीन हफ्ते में सिर्फ एक ही बार काम करती है। अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर का काल चक्र गर्म हो जाकर फट जाएगा। इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। लक्ष्मण ने अपना बैग खोला और नोटों की गड्डियां दिखाते हुए कहा, यह भी कोई समस्या है द्वारकानाथ जी? हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल करूं तो काफी है। उस एक बार में ही करोड़ों रुपए कमा लूंगा। ये लो, एडवांस के तौर पर 25 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ। बाकी के पैसे कल सुबह आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इस मशीन को ट्रक में डलवाकर लोड कर दीजिए। द्वारकानाथ ने पैसे का बैग लिया, अपनी खुशी छुपाते हुए। अरे ठीक है सर, डील पक्की। तभी अचानक उस डिब्बे में से तेज धुआं निकलने लगा। एक टपक जैसी आवाज सुनाई दी। लक्ष्मण डरकर पीछे हटा और चिल्लाया, अरे ये क्या है? मशीन में से धुआं निकल रहा है। क्या ये फटने वाला है? द्वारकानाथ ने घबराने का नाटक किया। अरे बाप रे लक्ष्मण जी, आप जब कुर्सी पर बैठे थे तो आपकी कोनी लगने से फ्यूचर गियर बहुत तेजी से स्पीड पर चला गया। मशीन अब साल 2150 में चली गई है, इसलिए यह और हिट हो गई है। लक्ष्मण ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे भविष्य का क्या होगा? इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है क्या? द्वारकानाथ ने उपाय सोचने का नाटक करते हुए, उपाय है सर। इसमें तुरंत कूलिंग केमिकल डालना होगा। उस केमिकल की कीमत 5 लाख रुपए है। मेरे पास अभी वो केमिकल नहीं है। लक्ष्मण ने तुरंत एक और नोट की गड्डी निकाली, उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो 5 लाख रुपए, तुरंत वो केमिकल लेकर आओ। यह मशीन मेरे लिए जान के बराबर है। उसने बहुत उत्सुकता से कहा। द्वारकानाथ ने वे पैसे भी ले लिए। आप यहीं रुकिए सर, मैं अभी जाकर केमिकल लेकर आता हूँ और मशीन को ठीक करता हूँ। तब तक इस डब्बे को बिल्कुल मत छूना। ऐसा कहकर वो पैसे का बैग लेकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। लक्ष्मण कमरे में अकेला खड़ा रहा और धुआं उगलते डिब्बे की तरफ देखकर डरने लगा। ठीक उसी समय द्वारकानाथ की पत्नी और बेटी भी चुपके से वहां से निकल गए। आधा घंटा बीत जाने के बाद द्वारकानाथ वापस नहीं आया। लक्ष्मण खुद से बुदबुदाया, यह द्वारकानाथ अभी तक क्यों नहीं आया? मशीन का धुआं भी बंद हो गया है। आखिरकार इस मशीन के अंदर क्या है, जरा देखता हूँ। लक्ष्मण धीरे से डिब्बे के पास गया। उसने ढक्कन को खींचा और खोला। अंदर देखते ही उसके होश उड़ गए। उस डब्बे के अंदर केवल एक पुराना टेबल फैन, कुछ दीपावली के पटाखे, धुएं की नीली और एक पुराना रेडियो ही रखा हुआ था। समय की यात्रा करने वाली कोई टेक्नोलॉजी तो वहां पर नहीं थी। लक्ष्मण ने अपना सिर पकड़ा और छाती पीटते हुए रोने लगा। अरे बाप रे भगवान, उस द्वारकानाथ ने तो मुझे लूट लिया। पुराने पंखे, हवा, रंग बिरंगे लाइटें और नीली लाइट जलाकर मुझे भविष्य का माहौल होने का भरोसा दिलाया और मेरे 30 लाख रुपए उड़ा लिए। कितना बड़ा स्कैम किया है उसने मेरे साथ। मैं लालच में आकर बर्बाद हो गया। वो रोते हुए उसी पुराने कुर्सी पर बैठ गया। उधर द्वारकानाथ अपनी पत्नी और बेटी के साथ पैसे लेकर शहर की सीमा पार कर चुका था।